दफन 8। अब आगे। पलक भरे मन से पूछती हुई अनिकेत की आंखों में देखती है जहां हमेशा की तरह वाले शांत भाव थे। वे एक रेस्टोरेंट के आउटर हिस्से में बने डाइनिंग एरिया में थे जो गार्डन के पास था। उन्होंने वहां लंच किया और अब तीनों को वही खेलता छोड़कर वे दोनों एक एकांत टेबल पर बैठे बात कर रहे थे। प्रोफेसर ने हेल्प मांगी है तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ, पर इस तरह आपका जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बहुत छोटा सा काम है, कोई इंस्क्रिप्शन पढ़ना है, जल्दी ही काम खत्म हो जाएगा और 1 हफ्ते में लौट भी आऊंगा। पता है जब आप इस तरह कहीं जाने को कहते हैं तो मेरा मन डर से भर जाता है कि पता नहीं फिर कितने दिन बाद मैं आपसे मिल पाऊंगी। कहती हुई पलक की आवाज भर्रा जाती है। अनिकेत उसकी हथेली अपनी हथेली के बीच रखते उसमें हल्का दबाव देता हुआ कहता है, तुम तो मेरी शक्ति हो, तुम कमजोर पड़ जाओगी तो मैं खुद को कैसे संभाल पाऊंगा। ठीक है, पर आप वादा करिए कि मुझे कॉल करते रहेंगे। इस पर अनिकेत मुस्कुराते हुए हामी में सर हिलाता है। तभी पलक अपना हाथ खींचती हुई अपने हैंडबैग से कुछ निकालती हुई कहती है, एक तो आपकी एकमुखी माला भी अब आपके पास नहीं तो मुझे और भी डर लगता है। आप भी जाने किन किन मुश्किलों में फंस जाते हैं, ये लीजिए। अनिकेत देखता है कि अब पलक की हथेली में एक लॉकेट था जिसमें एक रुद्राक्ष लगा था। वह और गौर से देखता है तो पाता है कि वो एक मुखी था। ये कहाँ से लिया? ये मुझे मंदिर के एक साधु ने दिया, पता नहीं क्यों, पर इसे मेरी हथेली में रख दिया और जब तक मैं समझती और कुछ पैसे निकालती वो भीड़ में गुम हो गए। मैंने उसी वक्त सोचा लिया था आपको दूंगी, पर इस तरह देना होगा नहीं जानती थी। असली लग रहा है, मुझे तो पहचान नहीं अब असली हो या नहीं, पर मेरा इसे लेकर विश्वास पूरा खरा है। लीजिए, इसे आप पहन लीजिए, अब महादेव ही आपकी हर मुश्किल से रक्षा करेंगे। तुम बोलो तो तुम्हें दिल्ली छोड़कर वापस आ जाओ। ऐसा क्यों करेंगे आप? अब जो आपने तय किया है वही ठीक है, फिर 2 बार क्यों परेशान होंगे? आप अपनी गाड़ी से रहेंगे तो परेशानी नहीं होगी। हमारे लिए आप कैब बुक कर दीजिए क्योंकि बच्चों का स्कूल है तो ज्यादा छुट्टी भी नहीं करा सकती। सच में तुम परेशान तो नहीं होगी ना? हाँ, सच में मुझे कोई परेशानी नहीं, मुझे तो बस आपकी फिक्र है। इस तरह आपका जाना पता नहीं क्यों मन ढेरों शंका से भर दे रहा है कि पता नहीं उस खुदाई से जाने कौन सी आफत निकली होगी। पलक बच्चों की तरह मुंह बनाती कहती है, जिस पर अनिकेत मुस्कुरा उठता है। बच्चों के साथ अपना ख्याल भी रखना। वैसे रचित भी आ रहा है न इस बार अपरा के जन्मदिन में? हाँ, इस बार तो अपरा ने उससे प्रॉमिस लिया है, अब तो जरूर आएगा। वैसे तो हर बार कोई न कोई बहाना बना देता। झलक के बाद से कितना अकेला हो गया है, मुझसे तो उसकी हालत देखी नहीं जाती, इसलिए मैंने इस बार एक चीज तय कर ली है। इस पर अनिकेत अनबुझे भाव से उसे देखता है तो पलक आगे कहती रहती है, और क्या कब से कह रही हूँ कि अपने लिए कोई लड़की पसंद कर लो, पर मेरी सुनता ही नहीं। अब जब मैं उसकी बड़ी बहन बन गई हूँ तो मेरी भी कोई जिम्मेदारी है। मैंने इस बार उसके लिए एक अच्छी सी लड़की सोच ली है। सोच क्या, तय कर ली है, बस रचित से उसकी एक मुलाकात करवानी है। हाँ, ये भी ठीक है, मैं भी यही चाहता हूँ कि वह अपनी जिंदगी में रुके नहीं। हाँ, कुछ चीजों की वापसी संभव नहीं, पर कुछ हद तक उन्हें ठीक किया जा सकता है। गहरा उच्छ्वास लेती हुई वह अब उस ओर देखती है जहाँ तीनों बच्चे मौजूद थे, जबकि अनिकेत किसी कॉल में व्यस्त हो गया था। तीनों बच्चे रेस्टोरेंट के आउटर डाइनिंग हिस्से में बैठे थे, जहाँ एक खूबसूरत गार्डन और झूले हैं। सामने फूलों से सजी हरियाली थी। अपराजिता, रुद्राक्ष और परी वही बैठे थे। रुद्राक्ष वही एक कुर्सी पर बैठे बैठे कोई किताब पढ़ रहा है। काफी समय से उसकी नजरें एक बार भी उठी ही नहीं। वही अपराजिता, जिसकी आंखों में हर वक्त शरारतें कूदती रहती, और यहाँ इतने झूले देखकर उसके पैर जमीन पर टेकी नहीं रहे। वह बारी बारी से कभी झूले को देखती है, कभी अपनी छोटी बहन परी को, जो मासूमियत से बगल में बैठी थी। परी फूलों की तरफ देख रही थी और कभी कभी तितलियों की तरफ इशारा करती। उसका मन खेल कूद का नहीं, बल्कि बस तितलियों को निहारने का था। अपराजिता शैतानी भरे स्वर में बोली, अरे रुद्राक्ष भैया, तुम्हें ये झूले नहीं दिख रहे? इतनी शानदार जगह है और तुम यहाँ किताब में घुसे बैठे हो। रुद्राक्ष बिना नजरें उठाए गंभीर स्वर में जवाब देता है, अपराजिता, हमें बस कुछ मिनट और इंतजार करना है, तब तक तुम शांति से बैठ सकती हो तो बैठो। अपराजिता उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देती। उसकी शैतानी योजना बननी शुरू हो गई है। वह इधर उधर देखती है और एक बड़ा झूला देखती है जो एकदम खाली है। वह उचककर उठती हुई परी की तरफ देखती है। अपराजिता मुस्कुराते हुए, परी, झूला झूलना है, चल मैं तुझे झूले पर बिठाती हूँ। परी मासूमियत से कहने लगी, नहीं दीदी, मुझे तितलियाँ पसंद हैं, झूला गिर सकता है। अपराजिता आंखें नचाते हुए कहने लगी, अरे बाबा, मैं हूँ ना, गिरने नहीं दूंगी। और देख,
वो झूला कितना बड़ा है, हम दोनों उसमें साथ झूलेंगे। रुद्राक्ष अपना ध्यान किताब से हटाकर माथे पर हल्की सी शिकन लाते हुए अपराजिता की ओर देखता हुआ कहता है, तुम फिर कोई शरारत करने वाली हो, प्लीज शांत रहो। अपराजिता मुस्कुराते हुए कह उठी, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। इतना कहकर अपराजिता परी का हाथ पकड़कर उसे झूले की ओर ले जाती है। परी थोड़ा घबराई हुई भी थी तो उत्साहित भी। अपराजिता परी को झूले पर बिठाते हुए, तैयार हो परी, अब तू हवा में उड़ने वाली है। अपराजिता झूला जोर से धक्का देती है और परी की हंसी गूंज उठती है। झूला तेजी से आगे पीछे होता है और परी डर और मजे के बीच झूलती रहती है। परी हंसते हंसते थोड़ा चिल्लाते हुए, दीदी धीरे करो, मजा आ रहा है लेकिन गिर न जाऊं। अपराजिता मुस्कुराते हुए बोली, अरे डरने की बात नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। तभी अपराजिता को एक शैतानी सूझती है। वह अचानक से पीछे से झूला छोड़ देती है और बोलती है, ओह परी। झूला खुद ब खुद चलने लगा। परी अब पूरी तरह चौंक जाती है। वह जोर से चिल्लाती है, दीदी पकड़ो पकड़ो। रुद्राक्ष सख्त आवाज में कहता है, अपराजिता अब बस करो, ये बहुत हो गया, परी डर जाएगी। अपराजिता हंसती हुई, ये डर नहीं, ये मजा है। परी, मजा आ रहा है ना। परी हंसी और हल्की चीखों के बीच झूल रही है और हंसते हंसते उसकी आंखों से पानी तक आ गया है। आखिरकार अपराजिता झूले को धीमा करती है और परी को वापस सुरक्षित उतारती है। परी हंसते हुए, दीदी ये बहुत मजेदार था, पर अगली बार इतना तेज मत करना। रुद्राक्ष उसे कसकर घूरता है जबकि अपराजिता अपनी जीत वाली मुस्कान के साथ कुर्सी पर वापस बैठ जाती है और परी उसे कसकर पकड़ लेती है। अपराजिता मुस्कुराते हुए, देखा कोई हादसा नहीं हुआ, बस थोड़ा सा मजा लिया और परी भी मुझसे खुश है। रुद्राक्ष सिर हिलाता है और वापस अपनी किताब में डूब जाता है, लेकिन उसकी हल्की मुस्कान बताती है कि उस समय कोई हादसा नहीं हुआ, इससे उसे अच्छा लगा। क्या सच में प्रोफेसर अनिकेत यहाँ आ रहे हैं? ध्रुव उत्सुकता से पूछता है। प्रोफेसर साहिल मोबाइल वापस अपनी जेब के सुपुर्द करते हुए कहते हैं, हाँ आज ही आ जाएंगे, और संयोग देखो वे यही काशी में भी मौजूद थे। ये तो बढ़िया बात है सर। तभी वहाँ श्रीवास्तव आता हुआ कहता है, प्रोफेसर साहब के रुकने लायक व्यवस्था कर दी है। वैसे वे यहाँ रुकेंगे कब तक, क्योंकि इंस्क्रिप्शन पढ़ने वाला काम तो एक दिन में हो जाएगा। श्रीवास्तव की चिड़ी हुई आवाज बता रही थी कि अनिकेत का आना उसे कतई नहीं सुहा रहा था। प्रोफेसर साहिल और ध्रुव एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, मानो इस सवाल का उनके पास भी कोई समुचित जवाब न हो। उन्हें चुप देख श्रीवास्तव आगे कहता है, इससे अच्छा तो जिनके बारे में मैंने बताया था वे आ जाते तो कुछ बात भी बनती। अब आप देख ही रहे हैं तीसरा दिन है और प्रोफेसर हामिद का कुछ अता पता नहीं, आखिर अचानक वे कहाँ गायब हो गए। तुम अभी उन्हें जानते नहीं हो श्रीवास्तव, इसलिए इस तरह कह रहे हो। आप नहीं जानते मिस्टर जे सर को, उनकी तुलना किसी से नहीं। फिलहाल मैंने उन्हें ईमेल कर दिया है, अगर वे राजी हो गए तो समझिए हम लकी होंगे। ठीक है, अच्छा एक और टैंक ठीक करा लो। क्यों सर? प्रोफेसर साहिल की बात पर दोनों एक साथ पूछ उठे। प्रोफेसर हामिद की भांजी भी आ रही है, हमें उनके लिए भी व्यवस्था करनी होगी, साहिल ने कहा और तुरंत ही बाहर को निकल गया। उसके निकलते दोनों भी उस टेंट से निकल गए। वे प्रोफेसर हामिद के टेंट में ही खड़े थे जहां वह इंस्क्रिप्शन रखा था। सबके निकलते वहां जैसे कोई हवा का गोला सा घूमने लगा जिस पर उनकी दृष्टि नहीं पड़ पाई। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों से साझा करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।